हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी डिकोड। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पार्ट टू में हम आ चुके हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सब अपने नोट्स में हेडिंग डालेंगे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, फिर इनके नॉमिनेटेड मेंबर्स, सिलेक्टेड मेंबर्स, उससे पहले हम बेसिक्स को जान लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक को जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इजी रहे समझने में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है आर्टिकल 1 पार्ट 1। इसमें क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज। तो पार्ट 1 का आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या है? ये इंडिया है। ये क्या है? इंडिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन। क्यों बोलते हैं यूनियन? क्योंकि ये एक है। एक है ये। क्यों एक है? देखो ये क्या है? स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स हैं, ठीक है। ये सब बॉक्सेस हमारे स्टेट्स हैं। ये क्या हमारी यूनियन टेरिटरीज है। ये क्या हमारी यूनियन टेरिटरीज है। 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज है। कुछ शेड्यूल एरियाज हैं, कुछ शेड्यूल्स एरिया हैं, कुछ शेड्यूल एरियाज हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं एंड 5th एंड 6th शेड्यूल में हम पढ़ेंगे शेड्यूल एरियाज, ठीक है। शेड्यूल एरियाज। उसके बाद ये यूनियन है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 1 दो चीजें बताता है। फर्स्ट, इंडिया फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय स्टेट्स। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ऐसा नहीं है कि स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट किया है उसके बाद इंडिया बना है। ऐसा नहीं है। इंडिया फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स। दूसरी चीज क्या बताता है? नो स्टेट हैज द राइट टू secede फ्रॉम फेडरेशन। ये जो सिस्टम है फेडरेशन का, ये जो सिस्टम है, इसमें से ऐसा नहीं है कि स्टेट जाके अपना एक अलग स्टेट बना लेगा, अपना एक अलग बाउंड्री बना लेगा, टेरिटरी बना लेगा, ठीक है। दिस इज नॉट अलाउड। दे डू नॉट हैव दैट राइट। सो द कंक्लूजन इज, हमने इसको बनाया क्यों है? फेडरल सिस्टम का मेन एम क्या है? मेन एम ये है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर, ये है सेंटर, ठीक है, एज होल, इंडिया एज होल, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये क्या है? स्टेट। तो इन दोनों के बीच ये बड़ा बॉक्स और ये छोटा बॉक्स, इन दोनों के बीच के जो एलोकेशन ऑफ पावर है, एलोकेशन ऑफ पावर के लिए हमने फेडरल सिस्टम बनाया है, ठीक है। Why is it so? For better administration, ठीक है। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हमने फेडरल सिस्टम को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यूनिटरी इन स्पिरिट। डिवीजन ऑफ पावर है, जैसे यूनियन है उसके नीचे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया है यूनियन की पावर को, स्टेट्स की पावर को, यूनियन टेरिटरीज की पावर को, शेड्यूल एरियाज की
पावर को, हम बाद में पढ़ेंगे शेड्यूल एरियाज होते क्या है, ठीक है। उसके बाद तो हम क्या बोलेंगे, ये यूनिटरी इन स्पिरिट है, ये देखिए एज होल यूनिटरी है, एक है, इन स्पिरिट हमने डिवाइड किया है पावर को ताकि हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ले सकें। यूनिटरी ऑन स्पिरिट के रीजन भी दिखा सकती हूँ मैं, ठीक है। वाई इज इट सो, बिकॉज आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आप पंजाब से हैं, चाहे आप कर्नाटका से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, वी ऑल हैव सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप ऐसा नहीं है जैसे यूएसए में होता है, उनकी एक सिटीजनशिप होती है फॉर होल स्टेट, एक सिटीजनशिप होती है फॉर स्टेट ऑन प्रोविंशियल लेवल। अब समझ रहे हैं ना, ये जो स्टेट बोल रही हूँ, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके पार्ट 1 देखिए। मेरा यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब यहाँ पे एज अ सेंटर, एट सेंटर लेवल। एक स्टेट है प्रोविंशियल लेवल जो हमने डिवीजन ऑफ पावर के लिए बनाया गया, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। वाई इज इट सो, बिकॉज वी आर यूनिटरी इन स्पिरिट। दूसरी चीज देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये एक चैन है जुडिशरी की, ठीक है। ऐसा नहीं है सेंटर पे सुप्रीम कोर्ट देखेगा बट जो हाई कोर्ट है वो उससे रिलेटेड ही नहीं है, ऐसा नहीं है, इनकी एक चैन है और ये आपस में कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है ये, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेंटर लेवल पे पॉलिटिकल सिस्टम अपना कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। स्टेट लेवल पे कैसा है, स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, सेंटर लेवल पे कैसा है, और ये जो स्टेट्स हैं, ये जो छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, इन पे इनका क्या पॉलिटिकल सिस्टम है ये देखेंगे हम, ठीक है। इनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। हम देखते हैं तो यूनियन का कैसे है, यूनियन का है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनियन, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनियन, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनियन। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट। इसमें क्या है, लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, लोअर हाउस, एंड हम इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा, इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस, और हम इसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये है, ठीक है। लोकसभा में देखते हैं, लोकसभा में क्या है, हमारे पास 543 सीट्स हैं करंटली, ठीक है। इन प्रेजेंट वी हैव 543 सीट्स एंड ऑल 543 सीट्स किन की है, कौन बैठता है उन पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज बैठते हैं उन पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो वहां पे बैठते कैसे हैं, इलेक्टेड होके आते हैं, वो इलेक्टेड होके आते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल अबव 18 ईयर्स और 18 ईयर्स। जब हम 18 साल के होते हैं तो हम क्या करते हैं, वोट्स देते हैं, ठीक है। 18 ईयर एंड अबव 18 ईयर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो लोकसभा में
इलेक्शन के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, हम वोट्स डालते हैं, जो भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आता है, मेजोरिटी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए। ठीक है, ये है एब्सोल्यूट मेजोरिटी टू मेक गवर्नमेंट। लोकसभा की सीट्स जिस गवर्नमेंट के पास ज्यादा, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी के पास जितनी ज्यादा सीट्स आती हैं वही क्या है, अपनी गवर्नमेंट को बनाता है। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए 543 सीट्स हैं, लोकसभा में 543 सीट्स हैं, उसका हाफ कर दीजिए, +1 कर दीजिए, क्योंकि हाफ पे टाई हो जाता है, +1 कर देंगे तो वो जीत जाते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास 272 सीट्स हैं वो लोकसभा में गवर्नमेंट बना सकता है, वो गवर्नमेंट बना सकता है। इन प्रेजेंट विच पार्टी हैव दैट? बीजेपी। ठीक है, तो ये है। अब हम आगे देखते हैं राज्यसभा। लोकसभा का हो गया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब हम देखते हैं राज्यसभा में कितनी है? 245 सीट्स हैं। एक्सेप्ट 12 members of parliament, all are elected, but इसको याद रखेंगे, but indirectly elected by which system? Here first past the post system, but indirectly elected में हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रोपोर्शनल सिस्टम। हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, एंड ट्रांसफरेबल वोट ये हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये डिटेल में करेंगे, अभी के लिए आप इतना याद रखें कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं राज्यसभा में 12 मेंबर को छोड़ के, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है इनको? बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इनको। ठीक है, ओके। इन सेम वे एक सेकेंड, हाँ ठीक है। इन सेम वे as we adopted फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर मैंने आपको बताया था, डिवीजन ऑफ पावर है इन इंडिया। ठीक है, तो जैसा स्टेट्स में है पॉलिटिकल सिस्टम, वैसे ही यूनियन में है जैसा पावर, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, वैसा ही सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम। हालांकि उनके नाम अलग हैं, लोकसभा राज्यसभा नहीं, बट स्टेट्स में क्या होता है? स्टेट्स also have their own parliament, तो स्टेट लेजिस्लेचर एंड ये देख लीजिए, जैसे हमारा स्टेट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उनकी एक खुद की पार्लियामेंट होती है, ओन पार्लियामेंट। तो जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या था? लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, वैसे स्टेट में क्या है? लोकसभा के रिप्लेस में क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव। और जैसे राज्यसभा है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब तो ये हो गया क्या? पॉलिटिकल सिस्टम एट स्टेट लेवल। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट इन ऑल स्टेट। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में हो, ये सिर्फ प्रेजेंट में 6 स्टेट्स में प्रेजेंट है, सिर्फ 6 स्टेट्स में, 28 स्टेट्स में से सिर्फ 6 स्टेट्स में प्रेजेंट है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओनली 6 स्टेट्स है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना,
तेलंगाना, कर्नाटका, कर्नाटका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बिहार एंड यूपी, बिहार एंड यूपी। बिहार एंड यूपी को साथ में याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को साथ में याद कर लीजिए, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को साथ में याद कर लीजिए। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, जैसे 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट, वैसे ही 1/6 आर नॉमिनेटेड हियर बाय गवर्नर। यहाँ पे 1/6 जो है, जितनी भी सीट्स होंगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन स्टेट्स में से, उनके जो 1/6 मेंबर हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, अलग से चैप्टर है। ठीक है, इतना आ गया आप लोगों को समझ में, स्टेट लेवल पे क्या पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम करते हैं यूनियन टेरिटरीज। मैंने आपको बताया था हमारे पास स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है एंड शेड्यूल एरियाज भी है। तो शेड्यूल एरियाज का यहाँ पे कोई काम नहीं है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, यहाँ पे काम किसका है, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। कितनी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, 8 कौन कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, ये दोनों साथ में याद कीजिएगा, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये साथ में है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही यूनियन टेरिटरीज है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली को साथ में याद करिएगा, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या है, पुडुचेरी, पुडुचेरी। ठीक है, तो ये है हमारी यूनियन टेरिटरीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब जैसे स्टेट में क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वैसे ही यूनियन टेरिटरीज का भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी होता है पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, क्या हर एक यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट के पास है, क्या यूनियन टेरिटरीज के पास भी, हर यूनियन टेरिटरी के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है? द आंसर इज नो, नो। तो which union territory have that? Only three. Which one? First one is Delhi, second one is Jammu and Kashmir, third one is Puducherry. ठीक है, तो ये जो 3 है, ये 3 याद रखिएगा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। These 3 have only legislative assembly. बाकी 5 no, they do not have that. अब जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल है कुछ स्टेट्स के पास, तो यूनियन टेरिटरीज के पास भी होनी चाहिए, है ना। तो क्या सब इन तीनों के पास है? नहीं है। दिल्ली के पास ओनली दिल्ली हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओनली दिल्ली हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, सो दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो आप ये चीज याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ उसी के पास है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ 3 के पास है। बाकियों के पास का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में सिर्फ इसी बेसिक नॉलेज की आप लोगों को जरूरत है, वो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो ये था स्टेट का, सेंटर का, स्टेट का एंड यूनियन टेरिटरीज का। अब हम पढ़ते हैं, अब हम तैयार हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को पढ़ने के लिए, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, डायरेक्टली बाय द पीपल, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने बताया था लोकसभा में गवर्नमेंट बन के आती है तो हम डायरेक्ट इलेक्शन करवाते हैं। ठीक है,
तो वो इलेक्शन, वो जो सिस्टम है इलेक्शन का, वो यहाँ पे यूज नहीं होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। तो कैसे डायरेक्ट, तो इलेक्ट कैसे करते हैं हम प्रेसिडेंट को, इनडायरेक्टली कैसे इलेक्ट करते हैं हम, तो वो जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बता रखा है। तो जो पहली चीज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की जो पहली चीज है, आप अपने पार्ट बना लीजिए। पहला पार्ट के इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, हु विल बी पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो एलिजिबल है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने के लिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? फर्स्ट इन्होंने क्या बोला है, देखिए, द प्रेसिडेंट इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो वो जो मेंबर हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, वो कौन कौन है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? 1 2 3, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कोई भी इनडायरेक्टली जो इलेक्टेड होके आया है वो नहीं करेगा, जो कि राज्यसभा में होता है। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो या डायरेक्टली इलेक्टेड हो, वो दोनों ही इलेक्टेड माने जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे बात होती है सेंट्रल लेवल के पॉलिटिकल सिस्टम की, सेंट्रल लेवल, ठीक है। राज्यसभा एंड लोकसभा, बोथ द हाउसेस कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लोकसभा एंड राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो वोट करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम में 2 हाउस कौन से होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो आप इस पे फोकस करेंगे, सिर्फ इस पे फोकस नहीं करेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो करेंगे पार्टिसिपेट, ठीक है। उसके बाद है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी में पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली जो 3 यूनियन टेरिटरीज के पास है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सिर्फ दिल्ली के पास है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई बात हुई यहाँ पे? नहीं हुई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी मिसिंग है, क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। या फिर हम इसको बोल दे कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, ठीक है, कंफ्यूजिंग पार्ट है, ये मेरे को कहीं भी नहीं मिला, इंटरनेट पे भी नहीं मिला, और ना यूपीएससी इसके बारे में पूछती है। तो आप सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज को याद रखेंगे, दिल्ली एंड पुडुचेरी, सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज को याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? 10 अब आप एक चीज देखिए, इसमें क्या है? इलेक्टेड मेंबर, कहीं पे भी नॉमिनेटेड मेंबर, राज्यसभा में 12 जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, यहाँ पे उनकी बात नहीं की गई है। इन तीनों के अलावा जो भी होंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं आएंगे, सिर्फ ये ही आएंगे, ठीक है। तो जो सेंट्रल लेवल पे जो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा के, क्योंकि लोकसभा में पहले 245 सीट्स होती थी, 2 सीट्स एंग्लो इंडियन की होती थी, जो अब डिलीट कर दी गई हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सारे इलेक्टेड मेंबर आते हैं डायरेक्टली लोकसभा में, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सेकंड आता है हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी नहीं करेगी पार्टिसिपेट, सिर्फ असेंबलीज करेंगी, और वो भी इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। नॉट नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ भी नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ भी नहीं है।
यहाँ पे तो स्टेट जैसे राज्यसभा करता है, ठीक है, इसमें सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव पावर बेशक वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं, पूरी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ही नहीं करेगी, ठीक है। अगर कोई अपर हाउस करता है तो वो सेंटर लेवल का ही पार्टिसिपेट करता है, उसके नीचे कोई भी अपर हाउस है तो वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको याद रखना। यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करेगी, नहीं करेगी, और सिर्फ सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट में भी यूनियन टेरिटरीज में भी। बस जो सेंट्रल लेवल का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अलग है, ठीक है, उसमें राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे। तो अब यही बताया गया इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, हु विल नॉट पार्टिसिपेट, हु विल नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें पार्टिसिपेट ये 3 करेंगे, नॉट पार्टिसिपेट ये करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल कॉलेज। कौन कौन, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। मैंने बताया कि लोकसभा में पहले क्या होता था, 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होके आते थे, अब वो खत्म हो चुका है, तो वो खत्म होने से पहले भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। और राज्यसभा के नॉमिनेटेड जो 12 मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ ऑलरेडी। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे सेंट्रल लेवल पे एंग्लो इंडियन होके आते थे, स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट होके आ सकते हैं, अब वो खत्म हो चुका है। तो बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, तो काउंसिल के मैं बता चुकी हूँ, पूरी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ही नहीं होके आती है, ठीक है, ठीक है। तो द नॉमिनेटेड मेंबर, एक तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं आपको आपके लिए, ठीक है। तो द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा अब आपको, ठीक है, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर जैसे लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं कर सकते, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं कर सकते, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो पूरा ही नहीं कर सकती, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। सिर्फ अपर हाउस अगर करता है पार्टिसिपेट तो वो है सेंट्रल लेवल पे, वो है राज्यसभा। स्टेट लेवल यूनियन टेरिटरी की स्टेट लेजिस्लेटिव काम मतलब पार्टिसिपेट नहीं करती है, और नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते। नॉमिनेटेड मेंबर कहीं के भी हो वो करेंगे ही नहीं, जहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर आ गया आप मान लीजिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। एंड द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, सेम सेम वही बात हो रही है, लोकसभा के लोअर हाउस, लोकसभा का लोअर हाउस, स्टेट का लोअर हाउस, यूनियन टेरिटरी का लोअर हाउस, इन तीनों में जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो नहीं करेंगे, और जो नॉमिनेटेड मेंबर सेंट्रल लेवल के राज्यसभा पे हैं वो नहीं करेंगे, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो कि अपर हाउस है सेंटर से नीचे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, वो नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, बस मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 2 चीज याद रखने की है यहाँ पे, 2 चीज याद रखने की है, कौन कौन सी, फर्स्ट है और सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये याद रखना है, आपने इलेक्शन डाल लिया है, अब इलेक्टोरल कॉलेज का फर्स्ट डाल लिया, अब सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट होता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन करना हो, रिपील करना हो या वेरिएशन लाना हो, उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी पार्ट में हमने ऐड किया है कुछ चीज या रिपील किया है, जैसे 7 जो पार्ट है वो हम रिपील कर चुके हैं, वेरिएशन लाना हो, ठीक है, जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया, पहले वो स्टेट था,
कोई भी वेरिएशन लाना तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो जो 104th अमेंडमेंट है, 104th का मतलब है कि इससे पहले 103 अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो 104th अमेंडमेंट है जो कि 2019 में हुई थी, उसमें क्या हुआ है, हर 10 साल में जो है एंग्लो इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंटर में लोकसभा में, वो क्या किया गया है, एक्सटेंड नहीं किया है अब की बार। ठीक है, 2019 में होना था बट 104th अमेंडमेंट पे वो एक्सटेंड इन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब वो खत्म हो चुका है। अब कोई मेंबर नॉमिनेट नहीं होगा लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, बिकॉज एक्सटेंड नहीं होगा। क्योंकि अमेंडमेंट क्या बोल रहा है, 104th अमेंडमेंट क्या बोल रहा है कि हमने डिसकंटिन्यू कर दिए जो प्रोविजन है। कौन सा प्रोविजन, ये कि जो मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन, जैसे 245 मेंबर थे तो दो मेंबर थे वो क्या होते थे, नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियन के। तो वो प्रोविजन अब हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब वो कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया? स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता था उनका, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, वो डायरेक्टली इलेक्ट होके नहीं आते थे, उनका स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता था, उनको नॉमिनेट किया जाता था। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो ये जो प्रोविजन है, कौन सा प्रोविजन, ये जो प्रोविजन दिया गया है कि नॉमिनेट हो आएंगे, तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और दिस प्रोविजन सीज्ड का मतलब है टू स्टॉप, टू एंड कर दिया गया, सीज कर दिया गया, टू हैव अफेक्ट में आने के लिए ऑन 25 जनवरी 2020। ठीक है, तो इस डेट के बाद कोई भी एंग्लो इंडियन लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट नहीं होगा। तो 104th अमेंडमेंट ये कहती है। अब आप इसको पढ़िए। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 हैज नॉट एक्सटेंडेड फर्दर, बाद में एक्सटेंड नहीं किया गया है, द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर टू द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, द अमेंडमेंट डिसकंटिन्यू, अब कंटिन्यू नहीं होगी वो, बिकॉज क्या कंटिन्यू नहीं होगा, द प्रोविजन ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय नॉमिनेशन, जो नॉमिनेशन होके आते थे वो डिसकंटिन्यू हो गए। दिस प्रोविजन सीज टू, एंड हो चुका है, ये जो प्रोविजन है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का वो एंड हो चुका है ऑन 25 जनवरी 2020। इसके बाद कोई नॉमिनेशन नहीं होगा एंग्लो इंडियन का, ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहती है। तो वो जो लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थे वो खत्म हो चुके हैं एंग्लो इंडियन के। ठीक है, वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, बेसिकली यही नॉमिनेट होके आते थे, अब नहीं होके आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा में सब जितने भी मेंबर हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डायरेक्ट होके आते हैं वो यही हैं। हालांकि यूनियन टेरिटरी की बात अलग है, जम्मू कश्मीर की बात थोड़ी सी अलग है, वो हम यूनियन टेरिटरी चैप्टर में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे समझने का बस यही है, इतना ही है। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट आगे थोड़ा सा। यस, अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, ठीक है, सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, फर्स्ट इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो पॉइंट था वो 104 था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेकंड डाल लीजिए, वेयर एंड असेंबली किसकी बात हो रही है, स्टेट लेवल पे अगर किसी भी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व का मतलब होता है कि या तो उनमें नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, या फिर उनका जो टर्म है 5 साल का जो टर्म है वो खत्म हो चुका है, तो डिसॉल्व हो चुकी है वो। ठीक है, इसका मतलब फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से नई असेंबली बनेगी, नई गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, स्टेट की बात हो रही है। Where an assembly is dissolved, the member
cease, स्टॉप कर देंगे टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट चली जाती है, क्योंकि ना तो उनमें कॉन्फिडेंस रहे, कोई भी रीजन हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है, तो वो वोट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, ये चीज कह रहा है ये, ठीक है, तो वो स्टॉप हो जाएंगे इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने के लिए। इवन इफ फ्रेश इलेक्शन इज डिसॉल्व्ड असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंट। बात क्या कह रहे हैं कि बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा, किस चीज का बहाना नहीं चलेगा, कि डिसॉल्व हो गई है पर नए इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो क्या जो डिसॉल्व हुई है वो पार्टिसिपेट कर सकती इलेक्शन में? तो ये कह रहा है कि नहीं कर सकती। बेशक से इलेक्शन नहीं हुए हैं, नए इलेक्शन नहीं हुए हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर भी वो जो डिसॉल्व हुई असेंबली वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। अब सबसे पहले हमने पढ़ा कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्शन होते कैसे हैं, ठीक है। अब आप सेकंड पॉइंट डाल लीजिए फर्स्ट इलेक्टोरल कॉलेज, सेकंड डाल लीजिए कि द वे ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस वे में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको। The Constitution provide that there shall be uniformity in the scale of representation of different states। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेमनेस, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैचेस, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैच हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैच हो, मतलब वो एक स्टेट में है कि वो दोनों सेम दिख रहे हैं। कौन दोनों? डिफरेंट स्टेट, जैसे ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, तो ये सब सेम दिखें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन में। किसके रिप्रेजेंटेशन में? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के, जब हम इलेक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, इलेक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो उनके इलेक्शन में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज होल। पैरिटी क्या होता है? इक्वलिटी। बोथ हैव सेम अपॉर्चुनिटी राइट्स टू चूज। दोनों के पास क्या है? सेम अपॉर्चुनिटी है, उनके पास सेम राइट है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं कर सकते पार्टिसिपेट और एक के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्या है? पैरिटी है, सेम अपॉर्चुनिटी है। अगर एक स्टेट नहीं करेगा, दूसरे स्टेट के भी नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा है। इन द यूनियन स्टेट एज होल एंड द यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कह क्या रहा है ये, ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि डिफरेंट स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सेमनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है यूनिफॉर्मिटी, मैं आपको आगे बताऊंगी किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। सेम किस चीज पे है? जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो हम वे यूज करते हैं, वो हर स्टेट के लिए सेम है, ऐसा नहीं है, अलग अलग है। एज वेल एज इक्वलिटी होनी चाहिए बिटवीन स्टेट्स एज होल, सारे स्टेट्स में और यूनियन में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेट में क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे, ये एक यूनिफॉर्मिटी होगी, है ना, पैरिटी होगी, इक्वलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के जो भी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। सबके पास राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, सबके पास राइट है करने का, ठीक है। तो पैरिटी है, इक्वलिटी है बिटवीन द स्टेट्स एज होल,
दो स्टेट्स के बीच में है, और ये जो यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और यूनियन और स्टेट्स दोनों के बीच में भी है, ठीक है। एक तो दोनों स्टेट के बीच में, और एक जो दो बोथ बोला गया है वो दो स्टेट्स का पहला, और दूसरा यूनियन एंड स्टेट्स का। टू अचीव दिस, इसको अचीव करने के लिए, ये बताया गया ना कि यूनिफॉर्मिटी कैसे है ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। टू अचीव दिस, इसको अचीव करने के लिए कि इक्वालिटी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, तो हमने क्या किया है, द नंबर ऑफ वोट विच ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए क्या है, जो नंबर ऑफ वोट्स हैं इलेक्टेड मेंबर का, एक बार मैं फॉर्मूला दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। फिर बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देती हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, तो ये देखिए, ये है। तो फॉर्मूला क्या है, स्टेट लेवल पे क्या फॉर्मूला है, आप लोगों को पता ही होगा। स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम जो स्टेट लेवल पे जो चुन के आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, हम उन्हें बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए की कितनी वैल्यू होगी वोट की, ठीक है। उसका फॉर्मूला बताया गया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जिस भी स्टेट के हैं आप, ठीक है, उसकी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, कोई भी स्टेट मान लीजिए, पंजाब मान लीजिए, यूपी मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्टेट है उसकी जो, जैसे लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हर स्टेट की अपनी अपनी सीट होगी। तो जितनी भी सीट है उनका टोटल नंबर, जैसे 543 लोकसभा में, मान लीजिए यूपी में 100 है, मान लीजिए, करेक्ट नहीं बता रही हूँ मैं, मान लीजिए 100 है, और टोटल पॉपुलेशन पता नहीं कितने मिलियन है, 100 मिलियन मान लीजिए, ठीक है। इनको जो डिवाइड करके, ठीक है, इनटू 1/1000, तो इसका जो आंसर आएगा वो उस स्टेट के एक एमएलए की वैल्यू का क्या मतलब है, जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपकी वैल्यू इतनी होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक स्टेट के हर एमएलए की सेम वैल्यू आएगी, है ना, सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि पॉपुलेशन एक एमएलए के लिए दूसरी नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती। हर एमएलए के लिए पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सेम रहेगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स सेम रहेंगे, और सेम फॉर्मूला सबके लिए होगा, ठीक है। तो एक स्टेट के एक एमएलए के लिए जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेकिन हो सकता है, ये यूपी की बात कर रहे हैं, बट जो क्या कह सकते, तमिलनाडु, ठीक है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो सकती है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर की जो सीट्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, तो वो अलग हो सकते हैं, तो उनकी जो वैल्यू है अलग आ सकती है। तो क्या दो स्टेट की वैल्यू सेम होती है, आंसर इज नो, नहीं होगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन अलग हो सकती है, सीट्स अलग हो सकती हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू सेम नहीं होती। बट हम फॉर्मूला सेम यूज करते हैं, आप याद रखिए, फॉर्मूला सब में यूज सेम होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हर स्टेट के फॉर्मूला अलग अलग नहीं होंगे, पैरिटी होगी, इक्वलिटी होगी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी हुई ना ये, ठीक है, सेमनेस है, एक यूनिफॉर्मिटी है, सेमनेस है, हर स्टेट में सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये सेम हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, अब पढ़ते हैं हम अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्या कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना स्टेट का,
be uniformity in the scale of representation of different states as well as parity between the state as whole। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। every elected member, एक सेकेंड थोड़ा सा, यस, पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू कास्ट। फर्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट shall have as many as votes as there are multiples। बेसिकली इस फॉर्मूले को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, सेम है। ये देखिए, एवरी इलेक्टेड मेंबर, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर है यहाँ पे, ठीक है। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ दी, एवरी का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, आपको लैंग्वेज में बता रहे हैं, फॉर्मूले में नहीं बता रहे। फॉर्मूला ये है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। मल्टीपल्स ऑफ 1000 इन द क्वोशिएंट obtained by dividing the population, ये यहाँ पे डिवाइड की है, of the state by the total number of elected member of assembly, total number of elected, this can be expressed like that। सेम है। अब करते हैं, ये हो गया स्टेट लेवल पे, ठीक है। अब ये क्या है, सेंट्रल लेवल पे है एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, अब ऐसा नहीं करेंगे हम कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ होल इंडिया, ऐसा नहीं निकलता है वैल्यू वोट ऑफ एमपीज, ठीक है, कि हम यहाँ पे पॉपुलेशन कर देंगे पूरी कंट्री की और यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर जो भी लोकसभा राज्यसभा के, ऐसे नहीं करेंगे हम। एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज। यूपी की एक एमएलए की वोट निकाली, वैल्यू निकाली वोट की, ठीक है, वही सेम सबकी होगी, ठीक है। तमिलनाडु की निकाली, ठीक है। इन सब की वैल्यू, हर एक स्टेट की वैल्यू, टोटल वैल्यू जितनी भी ऑल एमएलएज हैं, ऑल स्टेट के ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, उनको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, उनका टोटल कर देंगे, वो यहाँ पे आएगा। डिवाइड में करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली था, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, उनके जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है, जैसे 543 उसमें है, 245 उसमें है, उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब पढ़ना है इसको, ठीक है। The Constitution provide that there shall be uniformity है, एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं हर स्टेट के लिए, एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट एज होल। हर एमएलए के पास अपॉर्चुनिटी है, राइट है, इक्वलिटी है। ऐसा नहीं है कि एक एमएलए की वैल्यू अलग है, दूसरे एमएलए की अलग है, सेम फॉर्मूले से। ऐसा नहीं है कि एक एमएलए का जो फॉर्मूला है वो अलग यूज किया गया, दूसरे एमएलए का अलग यूज किया गया, सबके पास यूनिफॉर्मिटी है, सेम फॉर्मूला यूज किया है। तो पैरिटी बिटवीन स्टेट्स एज होल एंड द यूनियन के पास भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। हर एक एमपी की वैल्यू सेम आएगी। सेंट्रल लेवल पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया। टू अचीव द नंबर ऑफ वोट्स which each elected member of the legislative assembly of each state and ये कुछ नहीं है, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। द पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू कास्ट एट ईच इलेक्शन शैल बी डिटरमाइंड इन अ मैनर। तो ये मैनर बताई गई है, बस इसी को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं एन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होता है? इलस्ट्रेशन होता है अ पिक्चर। एक सेकंड रुकना, एंटाइटल्ड टू कास्ट यहाँ पे आया था ना, एंटाइटल्ड टू कास्ट का मतलब होता है having the legal right and ability to vote in that election।
तो जो लीगल राइट है और जो एबिलिटी है वोट इन दैट इलेक्शन, तो वो जो लीगल राइट है और जो वो एबिलिटी है वो इस फॉर्मूले से बताई गई है ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, पैरिटी आए। ठीक है, तो ये है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, एन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होता है? इलस्ट्रेशन होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर हम एक्सप्लेन करें जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, अगर हम एक्सप्लेन करें तो वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो वोट्स की जो वैल्यू है, वो जो मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट्स के, उनकी जो वैल्यू ऑफ वोट्स है एंड द टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच स्टेट। 1 MLA 1 स्टेट, एक स्टेट के अंदर एक MLA की वोट और ऑल MLAs की वैल्यू ऑफ वोट्स, ऑल MLA। यहाँ पे एक MLA की बात करो और यहाँ पे जितने भी MLA उनका टोटल एक स्टेट का, ठीक है, ये बोल रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ टोटल वैल्यू। अब जो ये 1 स्टेट आया है, 1 स्टेट है, तो हमारे जो 28 स्टेट है उनको अगर हम ऐड कर दें तो जो टोटल MLA वैल्यू है, टोटल MLA वैल्यू है टोटल स्टेट्स की। ठीक है, 2 चीज है बस। अगर हम एक स्टेट को मान के चलें तो उसकी एक वैल्यू और सबकी उस स्टेट की सेम वैल्यू होगी, हर एक MLA की। दूसरा बोल रहे हैं टोटल वैल्यू वोट ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, हर एक स्टेट की कितनी वैल्यू होगी, अगर हम उनको ऐड कर देंगे, एक स्टेट के जितने भी MLAs की जो वैल्यू है अगर हमको ऐड कर देंगे तो एक स्टेट की टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे भी एक की बात हो रही है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या बात हो रही थी, ईच मेंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक मेंबर की, हर एक मेंबर की, ईच मेंबर हर एक मेंबर की। उसके बाद टोटल वैल्यू वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे यहाँ पे टोटल वैल्यू वोट ऑफ ईच स्टेट थी, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड अब जो इनका ग्रैंड टोटल है ना, स्टेट्स का जो पॉलिटिकल सिस्टम है प्लस सेंटर का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इनकी जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है ना, टोटल वैल्यू, उसको बोलते हैं हम ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल वैल्यू, ग्रैंड टोटल वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑल मेंबर इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, तो वो जो है, वो जो टोटल वैल्यू निकल के आती है, जब वो निकल के आती है तब हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, कि इतनी वैल्यू है, अब हमें कितनी वैल्यू चाहिए उस इलेक्शन में प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने के लिए। कंपटीशन में से कोई एक प्रेसिडेंट के लिए सेलेक्ट होगा पोजीशन के लिए, कोई भी एक कॉम्पिनेंट, कोई भी एक पार्टिसिपेंट जो भी कंपटीशन में विन करेगा, कैसे विन करेगा वो हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं कि वो अब इलेक्शन होगा कैसे। ठीक है, उन्होंने वो पूरा ओवरव्यू दिया है ऊपर वैल्यू का। सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज का बताया उन्होंने कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरा उन्होंने बताया कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं वैल्यू ऑफ वोट्स निकालने के लिए। अब वो थर्ड में बता रहे हैं, अब वो थर्ड में बता रहे हैं कि वे क्या है, वे क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा कैसे। ठीक है, तो अब वो हम वे देखेंगे। ठीक है, तो the president election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting is by secret ballot। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलोट क्या होता है, ये सब हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। तो ये है, पहला है प्रोपोर्शनल सिस्टम। प्रोपोर्शनल सिस्टम में 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
ठीक है। ये जो इलेक्शन जो करते हैं उसका एक सिस्टम है, ठीक है, उसका एक सिस्टम है कि हम इलेक्शन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर दो पार्ट आते हैं, उनके दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है लिस्ट सिस्टम, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये दो होते हैं, ये हम यूज नहीं करते इंडिया में, ये हम यूज नहीं करते हैं, ये हम यूज करते हैं, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। अभी होता क्या है ये देखिए, ये होता क्या है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को समझने के लिए दो चीजें मैटर करती हैं। फर्स्ट, सीक्रेट बैलेट पेपर, ठीक है। सेकंड होता है प्रेफरेंसेस। अब होता क्या है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन में, हर एक मेंबर के पास, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक मेंबर के पास क्या होगा, एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, ठीक है। बैलेट पेपर में क्या होता है, ये एक बैलेट पेपर है, ठीक है। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मान लो 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, ए बी सी डी। तो इस बैलेट पेपर में क्या होगा, उनके नाम होंगे, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब क्या होगा, प्रेफरेंसेस, ठीक है। अब हर मेंबर के पास ये पहुंच गया, अब उनका काम है कि उनको अपनी प्रेफरेंस देनी है। मान लीजिए कि एक मेंबर ने ए को दी फर्स्ट प्रेफरेंस, कि मैं पहले चाहूंगा कि ए जो है वो डिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो मैं ए को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहूंगा अपनी। मान लो बी को उन्होंने दी थर्ड प्रेफरेंस, सी को दी उन्होंने सेकंड, डी को दी उन्होंने फोर्थ। तो एक मेंबर ने ऐसे दिया प्रेफरेंसेस, जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी प्रेफरेंसेस देंगे, ठीक है, सारे अपनी प्रेफरेंसेस देंगे, सबके पास बैलेट पेपर होगा, सारे अपने अपने प्रेफरेंसेस देंगे। उसके बाद क्या होगा, ऑल मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जो भी इलेक्टोरल कॉलेज में है, उनका जो सीक्रेट बैलेट पेपर है, सीक्रेट बैलेट पेपर, दे राइट देयर प्रेफरेंस देयर, दे राइट their preference here। तो क्या करेंगे हम, सबके बैलेट पेपर को सिलेक्ट करेंगे, लेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है, हर एक के मेंबर को कलेक्ट करेंगे। सबके बॉक्सेस होंगे हर एक पार्टिसिपेंट के, ये ए का बॉक्स है, ये बी का बॉक्स है, ये सी का बॉक्स है और ये डी का बॉक्स है, ठीक है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस इस बैलेट पेपर में ए को दे रखी है तो ये बैलेट पेपर जाएगा ए में। अगर इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस बी को दे रखी है तो ये जाएगा बी के अंदर, ठीक है। अगर ये सी को दे रखे हैं तो ये जाएंगी सी के अंदर। अगर हम डी को दे रखे हैं तो ये जाएगी डी के अंदर, ठीक है। ऐसे कर करके सब जाएंगे अपने अपने बॉक्सेस में। जिसको प्रेफरेंस सबसे ज्यादा दे रखे, मान लो सबने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, मान लो 70 मेंबर्स ने, ठीक है। तो 70 बैलेट पेपर ए में जाएंगे, बी में जाएंगे जिनको बी को जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी है, तो वो पेपर जाएंगे बी के बॉक्स में, ठीक है। अब ये बॉक्स आ गए। अब जीतने के लिए क्या चाहिए, जीतने के लिए जो प्रेसिडेंट बन के आएगा, जीतने के लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले वो बॉक्स में गए हैं, ठीक है, वो जाएंगे उनके बॉक्स में। अब जिस बॉक्स में लिस्ट होता है सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, जिस भी बॉक्स में जो है सबसे कम लीस्ट मिला है, उसका क्या होगा, वो रेस से बाहर हो जाएंगे, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, बाहर हो जाएंगे। मान लो डी को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, ठीक है। डी के बॉक्स में सबसे कम पेपर्स हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा नहीं मिली है, सबसे कम मिली है, लिस्ट मिली है, तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। अब नाम देखिए इसका, सिस्टम का क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब अब जिनको लिस्ट मिली है उनकी जो वोट्स हैं वोट ट्रांसफर होंगे,
ट्रांसफर अभी किसको होंगी, वो ट्रांसफर किसको होंगी, अभी ये जो बैलेट पेपर है ये निकाले जाएंगे डी के बॉक्स में से, डी के बॉक्स में से हर एक बैलेट पेपर निकाला जाएगा। अब जो भी उस बैलेट पेपर में डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी थी, लेकिन बी को यहाँ पे इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दे रखी थी, तो जिसको सेकंड प्रेफरेंस दे रखी है हर पेपर में चाहे वो सी हो चाहे वो ए हो, जिनको भी सेकंड प्रेफरेंस दे रखी है, अब वो उनके बॉक्स में जाएंगे। मान लो फर्स्ट पेपर निकाला, बी को यहाँ पे फर्स्ट पेपर में सेकंड प्रेफरेंस दे रखी है उन्होंने, ठीक है, तो बी के बॉक्स में जाएगा। तो ये जो बैलेट पेपर है वो बी के बॉक्स में जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए को दे रखी है तो ए के पेपर में जाएगा, मान लो सी को दे रखी है तो सी के बॉक्स में जाएगा, ठीक है। ऐसे कर हम ऐसा करते रहेंगे। अब हम देखेंगे कि जो बैलेट पेपर है हमने सेकंड प्रेफरेंस देने के बाद क्या किसी भी पार्टिसिपेंट के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैंने बताया था क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई है, ठीक है। मतलब जितने भी वैल्यू ऑफ वोट्स हैं उनको 2 से डिवाइड कर दो, हाफ निकल जाएगा, लेकिन हाफ में क्या होता है, टाई होता है, +1। इतने वोट्स उनके पास होने चाहिए, +1। मान लो 700 वैल्यू ऑफ वोट है, मान लो 100 है, ठीक है, 100 वैल्यू ऑफ वोट है, 2 कर दिया 50, लेकिन 50 में क्या होगा, टाई हो जाएगा, +1। प्रेसिडेंट बनने के लिए यहाँ पे 51 वैल्यू ऑफ वोट्स चाहिए, 51 वैल्यू ऑफ वोट्स चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर ये फर्स्ट में ही अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी बन जाती तो हम क्या करते, प्रेसिडेंट को डिक्लेयर कर देते कि दिस पार्टिसिपेंट्स इज नाउ प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर उसका एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली है तो जिसको लिस्ट मिली है उनकी ट्रांसफर होंगी, ठीक है। उसके बाद हम फिर से देखेंगे कि क्या एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी के पास आई है। उसके बाद अगर आ गई है तो हम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे, नहीं आई है तो हम दोबारा से ट्रांसफर वाला, जिसके पास लिस्ट आई है वो रेस से बाहर हो जाएगा और उसकी वोट जो ट्रांसफर होगी। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आएगी। अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी फर्स्ट में ही आ गई है, फर्स्ट स्टेज पे, हमें कोई जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेज पे अगर आ गई है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट स्टेज पे नहीं आई है तो हमें जरूरत है सेकंड स्टेज को करने की, ठीक है। तो ये है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। वो एक सिस्टम होता है इलेक्शन करने का, ठीक है। उसके बाद उसका जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं ठीक है। अब देखिए, अब पढ़िए, अब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, ठीक है। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो हेल्ड किए जाएं किसके अकॉर्डिंग, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो पार्ट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। दो तरह के होते हैं ना, एक लिस्ट होता है, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। तो कौन से मीन के साथ हम इसको करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन को, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ। एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट आपको समझ में आ गया होगा। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट, क्या इंश्योर करता है, ये क्या पक्का करता है, क्या चीज पक्का करता है, ये करता है कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज रिटर्न। जैसे मैंने बताया ना कि एक पार्टिसिपेंट हमारे पास प्रेसिडेंट बन के आता है, कब आता है, द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट से बन के आता है। अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू डिक्लेयर इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू डिक्लेयर, अब हम उसको प्रेसिडेंट कब डिक्लेयर करेंगे, मैंने आपको बताया जब आप उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाएगी। सो मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स ओवर, उसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट्स होनी चाहिए। वो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ पोल्ड
अपॉन 2 प्लस 1 ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द कोटा ऑफ वोट्स इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। वो इलेक्टोरल कॉलेज में मैंने आपको बताया कि कौन कितने किस हिसाब से कौन कौन मेंबर होगा, तो उनका अगर हम टोटल नंबर करेंगे तो वो इलेक्टेड मेंबर वहां पे बैठेंगे और वहां पे वोट्स में पोल कर सकते हैं, ठीक है। वन कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। कंपटीशन में मान लो 4 हैं, जैसे मैंने बताया ABCD, उनमें से वन कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होके आएंगे +1 एंड एडिंग 1 टू द क्वोशंट, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये फॉर्मूला बताइए, पूरा ही फॉर्मूला है, ठीक है। द फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड बाय लाइक दैट, ठीक है। हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली। ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है, उसी को यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली वन बैलेट पेपर, ओके। द वोटर कौन है? मेंबर, जो वोट कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक वोट, जो भी वोटर है, वाइल कास्टिंग हिज और हर वोट। कास्टिंग का मतलब होता है वो वोट देगा, ठीक है, वोट देगा वो, उसके पास कास्टिंग का मतलब क्या है? उसके पास राइट है वोट देने का, ठीक है। कास्टिंग हर वोट इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज और हर प्रेफरेंसेस। वो प्रेफरेंसेस देगा बाय मार्किंग 1 2 3 4 कि मैं A को फर्स्ट दे रहा हूँ, B को सेकंड दे रहा हूँ, C को फोर्थ दे रहा हूँ, D को थर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे वो प्रेफरेंस बताएगा। मान लो अगर यहाँ पे 5 पार्टिसिपेंट्स हैं तो प्रेफरेंसेस भी 5 होंगी, वोटर के पास प्रेफरेंसेस भी 5 होंगे। यही चीज वो कह रहे हैं, अगेंस्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट वो प्रेफरेंस देगा। जैसे A है उसके सामने बंद दे दी, तो ये अगेंस्ट पार्टिसिपेंट उन्होंने प्रेफरेंस दे दी, ठीक है। दिस मीन्स दैट द वोटर कैन इंडिकेट एज मैनी प्रेफरेंसेस। वो वोटर क्या कर सकता है? उतनी ही प्रेफरेंसेस दे सकता है जितने कि वहां पे कैंडिडेट्स हैं फ्रे में। फ्रे क्या होता है? फ्रे होता है एक्टिव कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन में जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको प्रेफरेंसेस दे सकता है, ठीक है। इन द फर्स्ट फेज द फर्स्ट प्रेफरेंसेस वोट्स आर काउंटेड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जिनके पास फर्स्ट प्रेफरेंस जिनको मिली है वो बैलेट पेपर उठाया जाएगा, उनके बॉक्स में डाला जाएगा। इन केस अ कैंडिडेट सिक्योर्स द रिक्वायर्ड कोटा इन दिस फेज, पहले ही फेज में अगर उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई है किसी पार्टिसिपेंट के पास, तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा इलेक्टेड, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। ही इज अ प्रेसिडेंट, शी इज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट इज सेट इन अ मोशन। मैंने आपको बताया ट्रांसफरेबल ऑफ वोट्स कैसे होता है, वो अभी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज को, सेम चीज को। द बैलोट्स ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर। द बैलोट्स ऑफ कैंडिडेट, जिनके पास सबसे कम बैलोट्स आए हैं, ठीक है, जिनके बॉक्सेस में सबसे कम बैलोट्स हैं, उसका मतलब क्या है कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम मिली है, सबसे कम लोगों ने उनको फर्स्ट प्रेफरेंसेस दी है, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस उनको बहुत कम मिली है, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसिल, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट कैंसिल की जाएगी। और जिनको भी सेकंड प्रेफरेंस मिली है एंड हिज और हर सेकंड प्रेफरेंस वोट्स, मान लो उनके बैलेट पेपर में जो उठाया उनका, तो मान लो उनको B को सेकंड प्रेफरेंस मिली है, तो वो ट्रांसफर हो जाएंगी टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ अदर कैंडिडेट। मान लो B में चली जाएंगी वो, ठीक है। तो वो जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है वो B की फर्स्ट प्रेफरेंस मानी जाएगी, B की फर्स्ट प्रेफरेंस मानी जाएगी, ठीक है। ऐसे ही C की मानी जाएगी अगर C को सेकंड प्रेफरेंस मिली है तो उसमें, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल कैंडिडेट सिक्योर्ड रिक्वायर्ड कोटा, ठीक है। ये आ गया समझ में? ये सेम प्रोसेस आगे चलता रहेगा जब तक हमको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिल जाती, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? इलेक्टोरल कॉलेज। उसके बाद हमने इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ पॉइंट देखे 104th अमेंडमेंट के। सेकंड हमने देखा जब डिसॉल्व हो जाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड में हमने देखा कि जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ वोट्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। थर्ड में हमने देखा कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, विच सिस्टम ऑफ इलेक्शन सिस्टम वी यूज्ड, प्रोपोर्शनल सिस्टम का, सिंगल ट्रांसफरेबल,
वोट हम यूज करते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ चीज। अब हम डालिए फोर्थ पॉइंट डालिए, ऑल डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कोई भी हमें डाउट हुआ है कि ये अनफेयर हुआ है, ठीक है, ये इलेक्शन जो है अनफेयर हुआ है, या फिर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो चुका है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, आर इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? इंक्वायर्ड का मतलब होता है, इंक्वायर्ड का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इनटू एंड डिसाइड बाय सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उस डिस्प्यूट को, उस डाउट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उनका डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन as president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete। मान लो 100 मेंबर हैं, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में, अगर एक मेंबर एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, और उसने वोट नहीं दिए, इसके बेसिस पे ये नहीं कि पूरा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, जो प्रेसिडेंट चुना गया है, वो वॉइड हो जाएगा, वो माना ही नहीं जाएगा कि वो प्रेसिडेंट, क्योंकि एक जो है एब्सेंट था। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके बेस पे कोई डाउट या डिस्प्यूट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बेसिस पे कोई भी डाउट या कोई भी डिस्प्यूट नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, वही की एक वीकेंड है, ठीक है। इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई अनफेयर चीज हुई है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट किया है और डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये इलेक्शन जो है वो वॉइड का मतलब क्या होता है? कि कैन नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड, उसको अब और ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? अब वॉइड किया कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब क्या होगा? अब उस प्रेसिडेंट का क्या होगा? ठीक है, ऐसे नहीं है, प्रेसिडेंट का जो रोल है अब वो क्या होगा, ठीक है। तो एक्ट्स डन बाय हिम और हर बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मान लो 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो वॉइड है, ठीक है, वो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? तो जितने भी प्रेसिडेंट ने जितने भी एक्ट्स किए हैं, एक्ट्स का मतलब है कि एक्सरसाइज ऑफ प्रेसिडेंट पावर, ठीक है, एक्शन टेकन ड्यूरिंग प्ले द रोल ऑफ प्रेसिडेंट। अब वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, देखिए अब वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, डिस्प्यूट चल रहा है, पर प्रेसिडेंट की पावर में वो रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूट चल रहा है तो उनको प्रेसिडेंट की पोजीशन पे बैठाया नहीं जाएगा, वो बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वो कोई भी एक्ट करते हैं अपनी पावर के अंडर, ठीक है, तो उसका क्या है कि बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, मान लो 6 जून को डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो जो भी उन्होंने एक्ट किया है उससे पहले तो कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेट एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। तो वो एक्ट है तो कोर्ट उस एक्ट को, जो भी एक्ट किया है प्रेसिडेंट ने, ठीक है, 6 जून से पहले उसको इनवैलिड नहीं ठहरा सकती कि इनवैलिड है जो भी एक्ट किया गया है, इसलिए इनवैलिड नहीं ठहरा सकती, तो वो कंटिन्यू रहेगा फोर्स में। मतलब इसका कि वो इनवैलिड नहीं ठहराया जाएगा और वो वैलिड है, ठीक है, वैलिड है वो। ऐसा ही नहीं है कि डिस्प्यूट चल रहा था और उन्होंने कोई एक्ट किया है तो इसका मतलब वो जो एक्ट है वो इनवैलिड ठहराया जाएगा, वो अभी भी वैलिड रहेगा और वो फोर्स में रहेगा, ठीक है। रिमेन इन फोर्स का मतलब है कि वो अभी भी एग्जिस्ट रहेगा, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसाइज्ड। अब ये जो सिस्टम है इसका क्रिटिसिज्म हुआ है। हमने पढ़ लिया, पहले हमने पढ़ा इलेक्टोरल कॉलेज, हमने पढ़ा, फिर हमने फॉर्मूला किया, प्रेसिडेंट इलेक्शन किया। अभी ये जो 4 हैं इनका कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट अपना करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्रिटिसिज्म के साथ। ओके।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। धन्यवाद, थैंक यू।